अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट आप देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। मौजू क्या है जो अभी आपने गुफ्तगू सुनी है मुख्तलिफ रहनुमाओं की, यही हमारे मौजूआत हैं जो आपस में एक दूसरे के ऊपर बातचीत हो रही है। बैक डोर भी सामने आकर भी जिस अंदाज से हो रही है, लॉन्ग मार्च भी जारी हो सारी है मीनवाइल। और आज ये लॉन्ग मार्च जो है वो गुजरांवाला पहुंचना था, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आया जिसकी वजह से वक्त से कबल ही खान साहब ने लॉन्ग मार्च को ब्रेक लगा दिए। और वो इंसिडेंट ये है कि सदफ़ नईम साहिबा हैं, एक खातून सहाफ़ी रिपोर्टर जो कि एक निजी चैनल 5 से वाबस्ता थी और ये एक हादसे के नतीजे में जाँ बहक हो गई। बताया यही जा रहा है कि जो कंटेनर है उसके नीचे आकर ये स्लिप हुई और उसके सामने आके गिरी और फिर कंटेनर के जद में आकर ये जाँ बहक हो गई। बहुत ही अनफॉर्चुनेट यकीनी तौर पर इंसिडेंट है जिस पर सब लोग बहुत अफसरदा भी हैं। फौरी तौर पर इमदाद का ऐलान भी किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से। लेकिन बहरहाल ये एक हमारी ड्यूटी इस किस्म की है सहाफ़ी बरादरी की कि यहाँ पर जान हथेली पर रख कर काम किया जाता है। जान गंवानी भी पड़ जाती है बाज़ औक़ात और ख़बर देने वाले ख़ुद ख़बर भी बन जाते हैं। तो ये जो सियासी मामलात हैं इस पर तो मैं बात करूँगी, जो कि मैंने पहले जिक्र किया, जो गुफ्तगू के आपने मुख्तलिफ शॉर्ट्स मुलाहिज़ा किए हैं उसके हवाले से। लेकिन पहले इमरान साहब, ये जो अफसोस क्या पेश आया है, बड़ा ही दिल अफसरदा हुआ है। 4 बच्चों की माँ थी ये खातून सहाफ़ी सदफ़ नईम, और सब बड़ी तारीफ़ करें कि बहुत मेहनती खातून थी। तो बड़ा मैं सोच रही थी वैसे कि ये हमारा जो शोबा है ये बड़ा ही रिस्की सा काम है जिसमें आपको हर तरह के रिस्क भी लेने पड़ते हैं और उसके बाद आप जान हथेली पर लेकर निकलते हैं। लेकिन ये अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए जगह और तंग हो गई है, यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में सहाफ़ियों का काम जो है वो कोई इतना आसान काम नहीं है। और ख़ास तौर पे इन्हीं वजूहात की बिना पे ये कहा भी जाता है कि जर्नलिज़म जो है वो एक प्रोफेशन नहीं है, एक पैशन है। हर बंदा ये नहीं कर सकता। पहली बात तो ये कि अभी अभी तस्दीक हुई है कि सदफ़ नईम साहिबा की दो बच्चे। अच्छा, दूसरी ये बात देखें कि भले ही वफाकी हुकूमत ने 50 लाख रुपये, पंजाब हुकूमत ने पहले 25 लाख और फिर अब मुनस सलाई साहब का ट्वीट आया कि नहीं पंजाब हुकूमत भी 50 लाख की इमदाद देगी, उनके लिए कर दी है। लेकिन क्या उन बच्चों को उनकी माँ वापस मिल जाएगी? ये बड़ा एक तकलीफ दे अमल है। हादसा तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये देखें अगर इमरान खान साहब या कोई और सियासी लीडर रात को जलसा नहीं करता कि जो थ्रेट है, तो हम जो सहाफ़ी हैं वो तो खुद बुलेट प्रूफ टैंकर्स में होते हैं, बुलेट प्रूफ कंटेनर्स में होते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में होते हैं और SSG के कमांडोज उनकी हिफाजत के लिए मौजूद होते हैं। लेकिन हम सहाफ़ी जो निहत्ते बेचारे वो जाके अपने फ़राइज़ मनसबी अदा कर रहे होते हैं, तो अल्लाह हमारी भी हिफाजत करने वाला होता है। लेकिन ये सदफ़ नईम साहिबा के इस सानहे पे जितना भी अफसोस का इज़हार किया जाए उतना ही कम है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और उनके ख़ानदान को हिम्मत और सब्र अता करें। आप भी इस पर फैसल चौधरी साहब क्या कहेंगे? और फिर एक जो अनफॉर्चुनेट चीज़ मैं भी देख रही थी कि इस हवाले से सोशल मीडिया पर बड़ी अजीब अजीब बातें हो रही थी। कुछ जो पॉलिटिकल मुखालिफ पार्टी के लोग हैं वो इसको जोड़ रहे थे कि जी इसका खून भी इमरान खान साहब की गर्दन पर है, ये खूनी मार्च है इसलिए देखें इसमें खून बह गया, ये हो गया वो हो गया। एक हादसा है, कहीं भी हो सकता है, खुदा न खास्ता किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन उस पर भी सियासत करने से हम लोग बाज नहीं आते। पता नहीं हम लोग कैसे हो गए हैं, हमारे दिल किस तरह के हो गए हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा जा रहा है कि बड़ी मिस रिपोर्टिंग भी इस हवाले से हो रही है। इस पर भी आप क्या कहेंगे कि कोई हमारी लिमिट्स हैं या सारी ख़त्म हो गई हैं? सबसे पहले तो शमीना बहुत ही काबिल अफसोस वाक़या हुआ सदफ़ नईम साहबा के बारे में। मुझे पता चला कि वो बहुत ही मेहनती सहाफ़ी थी और कल ही जब इमरान खान साहब से उन्होंने इंटरव्यू किया कंटेनर में तो वो बहुत ही उनका तारुफ भी करवाया गया कि ये बहुत ही मेहनती सहाफ़ी हैं और बहुत जाँफशानी से अपना काम करती हैं। और मुझे जितने भी उनके बारे में जो लोगों ने बताया वो बहुत ही उनकी तारीफ़ कर रहे थे कि वो बहुत ही मेहनती और जो है जाँफशानी से अपना काम करती थी और हर जगह पे जो है वो पहुंचती भी थी और अपने ज़राए से, और जिस हिम्मत और बहादुरी की वो एक मिसाल भी थी। बदकिस्मती की बात है कि हम लाशों पे सियासत करने के कायल हो गए हैं। कोई ऐसे गिद्धनुमा ये हमारे में कुछ लोगों में ये आ गई है
देखिए, जब भी किसी की शहादत होती है, किसी की हादसा होता है और उसमें किसी की जान चली जाए, ये एक इंसानी अलमिया होता है। इसको इंसानी अक़दार की रूह से देखना हो चाहिए और इंसानी कदरों को उसी तरीके से प्रिजर्व भी रखा जाता है। एक हादसा हुआ, बड़ा अनफॉर्चुनेट हादसा है। सब ने वहाँ पे, इमरान खान साहब ने जहाँ पे फ़ौरन जो है वो जो कर सकते थे, किसी कज़ार ये तो हो नहीं सकता। अनफॉर्चुनेटली एक हादसा हुआ जिसका वो शिकार हो गई। दूसरे साफ़ी भी दिन रात जांफिशानी से ये काम करते हैं अपना। तो इस पे सियासत करना, मैं समझता हूँ कि ये तो एक ऐसी बेहुदा सी एक बात है जो कि बिल्कुल इंसानी कदरों के भी खिलाफ है। मतलब इसकी जितना अफसोस किया जाए इस रवैये पे वो कम है। अच्छा, इस पे मैं एक चीज का और इजाफा भी कर दूं, फिर आगे चलते हैं। जन्नत में जगह दे, बिल्कुल, आमीन को सब्र अता करे। आमीन। लेकिन इसमें मैं एक चीज का इजाफा भी कर दूं। आज मैं फरिया इदरीस साहिबा की भी ट्वीट देख रही थी, उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई और मैं ज़रूर चाहूँगी कि हम अपने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पे इस पर बात करें कि हमारे यहाँ सहाफ़ियों की ना तो लाइफ इंश्योरेंस होती है, ना उन्हें उस तरीके से जो भी सिक्योरिटी थ्रेट्स हों उसके ऊपर कोई कंसर्न्स जो हैं किए जाते हैं, ना कोई अरेंजमेंट्स। तो इमरान साहब, आप नहीं समझते कि हुकूमत को इस सिलसिले में कोई ऐसी कानून साजी कर देनी चाहिए कि जिसकी वजह से तमाम, चाहे वो प्राइवेट मीडिया हो, सरकारी मीडिया हो, उसमें ये एक मैंडेटरी चीज़ हो कि भाई आप अपने जो भी वर्कर सहाफ़ी हैं उनको लाइफ इंश्योरेंस दें? समीना, एक तो बात यह है कि बिल्कुल हुकूमत को कानून साजी करनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सारे काम में हुकूमत और मालिकान से ज़्यादा जिम्मेदारी हम वर्किंग सहाफ़ियों पे आयद होती है। जो सहाफ़ियों की तंजीमें हैं, ट्रेड यूनियन तंजीमें, आप फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की बात कर लें, या पंजाब यूनियन की जर्नलिस्ट की बात कर लें, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हो या कोई भी, और प्रेस क्लब्स, उनको भी खुदा का वास्ता कि वो सब आपस में सियासत छोड़ के एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, फिर वो अपना मुतालबा मनवा सकेंगे। अभी तो सूरत हाल ये है कि चार चार तंजीमें बनी हुई हैं, किसी में एक मालिक ने एक की पुश्त बनाई या दूसरे को दूसरे की। तो वो जब इतनी तंजीमें हैं तो मालिकान या हुकूमत किसकी माने? ठीक, तो चलिए इस पर इंशाल्लाह दोबारा भी आवाज़ उठाते रहेंगे, लेकिन बहरहाल चूँकि ये हमारी एक पैशन है और उम्मीद है कि हम इस ख़तरनाक काम में उतरते हैं तो फिर हम बहुत कुछ इसमें फेस भी करते हैं, बड़ा कुछ कुर्बान भी करते हैं। थोड़ा सियासी मामलात की तरफ आ जाते हैं। इमरान साहब, आज जो खान साहब ने खिताब किया था मार्च के आगाज़ में, तो उन्होंने 2-3 चीज़ों के ऊपर बड़ी क्लैरिटी से बात की। उन्होंने कहा कि भाई शहबाज शरीफ साहब, मैंने आपको कोई पैगाम नहीं भेजा, जो कल उनकी यूट्यूबर से मुलाकात हुई उसमें उन्होंने जो बात की, और साथ ही उन्होंने कहा कि भाई मैं जहाँ बात करूँगा फिर मैं वहीं बात करूँगा जिसकी तरफ परवेज़ इलाही साहब ने भी कहा जिथे गल मुकदी है। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई, इसका मतलब है बैकडोर सिलसिला भी चल रहा है। क्या परवेज़ इलाही साहब इस सिलसिले में कोई ख़ास किरदार अदा कर रहे हैं? समीना, पहली बात तो ये है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि चौधरी जो हैं वो बड़ी सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं, मंजे हुए खिलाड़ी हैं, और वो असल में उनके बड़े गहरे राब्ते हैं, जहाँ पे राब्ते होने चाहिए। वो जो सब जहाँ कह रहे थे जिथे गल मुकनी उत्थे ही करांगे, तो असल वो अपनी भी गल उत्थे ही मुकांदे ने, किसी और जगह तो नहीं मुकांदे। तो चौधरी जो हैं इस बात पे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब यकीनन किरदार अदा कर रहे होंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज ज़रूर करना चाहूँगा। देखिए, इमरान खान साहब जो है ना, जब उन्होंने ये लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, तो आपका क्या ख्याल है कि ऐसे उन्होंने 8 दिन का एक प्रोग्राम बना लिया? ये इसलिए नहीं था कि 5 घंटे का सफ़र वो 8 दिन में करना चाहते थे। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो ये समझते थे, इमरान खान की सियासत को समझने वाले, इमरान खान की शख्सियत को समझने वाले उनके करीबी जो लोग हैं, उनका कहना है कि इमरान खान साहब ये समझते थे कि जब जैसे जैसे ये लॉन्ग मार्च बढ़ेगा वैसे वैसे उस पर दबाव बढ़ेगा, और जब दबाव बढ़ेगा तो फिर वो उस पोजीशन में आ जाएंगे। और उनका ख्याल था कि शायद फैसल चौधरी साहब के शहर जेलम पहुंचने तक कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट भी निकल आए और कुछ अनाउंसमेंट भी हो जाए। अच्छा। मामला ये है कि एक इसमें जो उनकी एक तजाद है ना, वो मुझे बड़ा हैरान और परेशान करता है। वो ये कि एक तरफ तो वो हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, जलसों में खड़े होकर उनके खिलाफ बातें करते हैं, उनको ललकारते हैं, और दूसरी तरफ फिर ये भी खुद ही तस्लीम भी कर लेते हैं कि नहीं, मैंने उनसे बात की और अब भी कर रहा हूँ जिनके साथ बात करनी चाहिए, मैं वज़ीर आज़म से नहीं करूँगा। तो फिर आप सिविलियन सुपरमेसी की बात क्यों करते हैं? सिविलियन सुपरमेसी की अगर आप बात करते हैं तो फिर तो आपको खुद ये कहना चाहिए कि मैं वज़ीर आज़म से बात करूँगा। उनको वज़ीर आज़म मानते नहीं ना, प्रॉब्लम ये। अब गुजारिश ये है ना, फिर मसला तो यही है, फिर सिविलियन सुपरमेसी की आप बात ना करें। मामला ये है कि सिर्फ इक़्तिदार की बात है,
वो इक़्तिदार में वापस आना चाहते हैं, वज़ारत उज़्मा जो है उसका मनसब दोबारा संभालना चाहते हैं। वो चाहते हैं गलियाँ और जनसुंजियाँ में मिर्ज़ा यार फिरे कि वो दोबारा आ जाए, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। ठीक है, लेकिन अगर वो अवाम भी ऐसा ही चाहती है कि वो इक़्तिदार में आ जाएं तो फिर उनको रोकने वाले कहाँ खड़े हैं, ये भी एक सवाल है। लेकिन इस सवाल से पहले ज़रा मैं फैसल चौधरी साहब का भी कमेंट ले लूँ इसके ऊपर। क्या चौधरी साहब, इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही साहब को ये मैंडेट दिया है कि वो उनके बिहाफ पे बातचीत करें, या वो परवेज़ इलाही साहब अपने तौर पे कोई किरदार अदा करना चाह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक तो बातचीत का मुझे इल्म है, ये इसमें सदर पाकिस्तान अलवी साहब बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे थे या हैं? और अभी भी शायद वो कर रहे होंगे। अच्छा। मसला ये है कि देखिए, आप ये सिविलियन सुपरमेसी की बात जब करनी है तो फिर उससे फरीक से तो करनी पड़ेगी ना, जो सिविलियन सुपरमेसी की बालादस्ती में या के बीच में रुकावट है। उसकी वजह यह है कि आप जो हैं लड़ाई तो नहीं कर सकते उनके साथ, बातचीत तो कर सकते हैं, और बातचीत होनी चाहिए। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है इस वक्त, इसमें तजाद नहीं है। देखिए, सिविलियन सुपरमेसी में तो आपको भी पता है, इमरान साहब को भी पता है, मुझे भी पता है, और हम सबको पता है कि इसमें जो है असल मामलात कहाँ पे होते हैं। तो देखिए, ये शहबाज शरीफ, मैंने कल भी आपको ये अर्ज़ किया था कि ये पैगाम नहीं भेजा गया होगा। उसकी वजह ये है कि उनको पता है कि ये इनका कोई ये फैसला करने के उसमें नहीं है, ये बेबस हैं, इनकी ताकत नहीं है। और जब एक बंदा फैसला करने की ताकत में नहीं है, उसको वो चाहे वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पे हो या ना हो, ठीक है, उससे क्या अपना बात करने का फ़ायदा। ज़ाहिर है बात तो वहाँ पे होगी जहाँ से अगली जो बात चलनी है या जो एक मतमा नज़र है एक लीडर का, वो पूरा होगा। तो वो वहाँ से जहाँ से पूरा होगा तो वहाँ पे बातचीत तो देखिए, और इवन पॉलिटिकली ये भी एक बात बिल्कुल ओपन डोर्स रखे जाते हैं और रखने चाहिए, और जहाँ पे बात होनी चाहिए वहाँ से अगर बात हो और उसका कोई पॉजिटिव, इस मुल्क की तारीख भी है। अच्छा, ये बताएं परवेज़ इलाही साहब कल किसी से मिले हैं? क्योंकि ये खबर कल बड़ी, एक सेकंड में जरा ये ले, इस पे बड़ी बात हो रही है। मैं उसमें करता हूँ, वो आज दोपहर को बेदिया रोड पे, हाँ जी, आज उनकी मुलाकात। चौधरी साहब, लेकिन मैं एक बात सिर्फ आपसे वो करना चाहूँगा ज़रूर। आप कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने पैगाम नहीं दिया। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के इंतहाई करीबी ज़राए ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म इस बात पे भी आमादा हैं कि जिस शख्स ने उन्हें ये पैगाम दिया इमरान खान साहब का, वो उसको भी मीडिया के सामने ले आएंगे और वो मीडिया पे आके बता देंगे कि इमरान खान साहब ने उनको भेजा वज़ीर आज़म के पास। फिर इमरान साहब क्या जवाब देंगे? क्या फिर भी मुकर जाएंगे? इमरान याकूब साहब, इसमें एक आपने जो वज़ीर-ए-आज़म का स्लॉट चलाया है उसमें आपने एक इंटरेस्टिंग बात देखी है, वो तजाद पता नहीं आपने नोट किया या नहीं किया, या एक बात जो इसको कहने, उन्होंने ये कहा है कि ये पैगाम बिलफर्ज चले, वो एक फ्रीक इनकार कर रहा है, दूसरा इकरार कर रहा है, बिलफर्ज करते हैं कि पैगाम आ गया है। उन्होंने कहा कि मैं आर्मी चीफ की तैनाती पे मुशावरत नहीं करूंगा, हाँ दूसरी बात पर डायलॉग करने को तैयार हूँ। जी। तो इसका मतलब ये है कि जो उनके वज़रा के बयान है, फिर या तो वज़रा लाइलम है या झूठ बोल रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं। क्योंकि शहबाज शरीफ ने ये जो स्लॉट आपने अगर दोबारा चला सके, उसमें ये कहा है कि जो आर्मी चीफ की जो है वो तो तैनाती वगैरह जो है वो तो आइन का मामला है, तो मैं उस पर बात करने को तैयार नहीं हूँ। दूसरी बात का उन्होंने इनकार नहीं किया। तो इसका मतलब जो है कि जो कुछ ना कुछ जो है कहीं ना कहीं बात तो चल रही होगी फिर, बिल्कुल, और किसके जरिए चल रही है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है दोनों। लेकिन आपको लगता है चौधरी साहब, ये परवेज़ इलाही साहब भी जो किरदार अदा करना चाह रहे हैं, ये किसी तरफ लग जाएगी बात और वाकई कहीं रास्ते में ही कोई अनाउंसमेंट हो सकती है? देखिए, जितनी मैं चौधरी साहबान को बड़ी, हमारा 3 नस्लों का उनसे वास्ता है, ताल्लुक है, मैं बड़ी करीब से जानता हूँ। वो पंजाबी में कहते हैं कच्ची थामे पैर नहीं रख दे। वो बड़े ज़बरदस्त सियासी जहन के मालिकान हैं, और वो जो कोशिश करेंगे वो पाए तकमील तक पहुंचेगी। और देखिए ना, ठीक है, अभी काफी मरहले हैं बीच में, 4 तारीख तक देखें क्या क्या कुछ होता है साहब। लेकिन मीनवाइल हमें हारून रशीद साहब ने ज्वाइन कर लिया, सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़े बाखबर सहाफ़ी भी हैं, तो उनसे तज्ज़िया भी हासिल करेंगे और कुछ खबर भी जानने की कोशिश करेंगे। हारून रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
हारून रशीद साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है और हम देख रहे हैं जगह जगह पे अच्छा इस्तकबाल मिल रहा है खान साहब को, अच्छा क्राउड भी है, लेकिन साथ साथ मुज़ाकरात की भी बातचीत हो रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो क्राउड इतना निकलना चाहिए था जिससे इमरान खान साहब एक अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को बात मनवाने के लिए राजी कर सकते किसी को, इतना प्रेशर डालने में वो कामयाब हो चुके हैं या हो सकेंगे? पहली बात यह कि कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, ये डिसइंफॉर्मेशन है टोटल। अच्छा। बातचीत हुई थी चंद हफ्ते पहले, ख्वाजा साद रफीक थे और या सादक थे और इधर से परवेज खटक थे और हसद कैसर थे। उसमें तय हुआ था कि 6 महीने में इलेक्शन होंगे और नवाज शरीफ साहब ने उसको वीटो कर दिया। इससे पहले भी वो कर, इससे पहले जरदारी साहब कर चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मुस्तकिल मौक़िफ़ है कि इक़्तिदार का जितना फ़ायदा उठाया जा सकता है उठाया जाए, और अब ये महूम उम्मीद भी है कि हालात ठीक हो जाएंगे। कोई बुनियाद तो नहीं इस उम्मीद की सही। लेकिन वो तो गया सोने के लिए अपने घर, वहाँ भी चले, इमरान तो वहाँ भी चले, इमरान खान तो वहाँ भी चले जाते थे। 2014 का धरना था अपने घर, उसमें हर्ज भी कोई नहीं है भाई। एक आदमी जो है उसी पे सारा इन्हिसार है, तो अगर कुछ आराम कर ले तो इसमें क्या हर्ज है? ठीक। अच्छा हारून तो साहब, प्रेशर जो मुज़ाकरात होंगे ना, बात सुन लें, मुज़ाकरात होंगे एस्टेब्लिशमेंट से होंगे, उनसे क्या बात होगी? वो एक कहानी गढ़ के सुना दी है शहबाज शरीफ साहब ने कि उन्होंने मुझे पैगाम भेजा। वो मुज़ाकरात हुए, पैगाम क्या भेजा? और वो बिजनेसमैन कौन है? वो बिजनेसमैन, और इनसे वो कैसे कह सकते हैं जी आप मुझसे चीफ पे बात करें? ये कोई बात काबिल फहमी नहीं है। कोई मुज़ाकरा इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हो सकते हैं किसी वक्त। अच्छा हारून साहब, आप क्योंकि इमरान खान साहब को बहुत करीब से जानते हैं और उनसे किसी बात पे इख्तलाफ भी खुले उससे करते हैं और उन पे तनकीद भी करते हैं, ये जो उन्होंने पैटर्न अपनाया लॉन्ग मार्च का और इतने दिन में और इतना वक्फा, लोग कहते हैं ये लॉन्ग मार्च नहीं है, जलसे हैं और वो शाम में ख़त्म कर देते हैं, फिर अगले दिन सुबह हो जाता है। आप क्या समझ गए, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? नहीं देखिए, पहली बात यह है कि लोग हमारे यही नहीं समझते कि धरनों में इतने ही धरना ही है, ये धरनों में इतने ही लोग जाया करते हैं। ये धरने और लॉन्ग मार्च के दरमियान एक चीज है, क्योंकि जलसे में तो लोग आते हैं, तकरीरें सुनी, दिल बहलाया, चले गए। धरने में तो देखिए खतरात होते हैं और बहुत वक्त देना पड़ता है। मैं तो उनसे पहले भी कहा था 2014 में कि नहीं लोग जमा होंगे, अभी मैं ये कहता हूँ बहुत ज्यादा लोग जमा नहीं होंगे। लेकिन एक लिहाज से उनकी स्ट्रेटजी ठीक है, वो ये है कि 8 दिन में भी नहीं पहुंच सकते। अगर इस स्पीड से वो चले जिससे आ रहे हैं तो 20 दिन लगेंगे, या 20 नहीं लगेंगे तो 13-14 दिन लगेंगे, और इससे दबाव बढ़ता चला जाएगा। गुजरांवाला में आज मैंने पूछा है, वहाँ बड़ा जोशो खरोश है और हो सकता है वहाँ से तादाद बढ़ जाए। फिर जो लोग थकते जाएंगे वो वापस जाते जाएंगे, और ये आखिरी तो नहीं है। अगर फर्ज कीजिए इसमें उन्हें कामयाबी नहीं होती तो वो दोबारा काल दे सकते हैं। अच्छा हारून साहब, ये फरमाइएगा कि अगर एक जिस बड़ी तैनाती का बड़ा जिक्र है, अगर इस धरने के दौरान वो हो जाती है, उसका नोटिफिकेशन हो जाता है, तो फिर इमरान खान साहब फिर भी ये धरना इसी तरह जारी रखेंगे या उसके बाद ख़त्म कर देंगे? दो चीज़ें हैं ना, एक तैनाती है, वो तो मोस्ट प्रोबेबली ठीक हो जाएगी, ज़्यादा इम्कान है, यकीनी नहीं है वो हो जाए। लेकिन इलेक्शन की तारीख वो चाहते हैं ना, तो वो उसके बगैर नहीं इस पे रुकेंगे। ठीक है, वो दबाव रखेंगे, जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि वो थक जाएं। और अब उसमें तो हुकूमती कैंप में खौफ के आसार भी हैं, थकन भी है। परसों तो राना सनावला ने कह दिया कि मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, लेकिन जरदारी साहब नहीं मानते, मौलाना फजलुर रहमान नहीं मानते, नवाज शरीफ साहब नहीं मानते। अच्छा, ये भी फरमाइएगा कि ये लॉन्ग मार्च आपको धरने में बदलता नजर आ रहा है हारून रशीद साहब, और क्या बदलना चाहिए? क्योंकि पहले भी हमने देखा धरने में बदला तो फिर वो उसका इम्पैक्ट नहीं रहा। इस दफा तो अदालत भी कॉन्शियस है, एस्टेब्लिशमेंट भी कॉन्शियस है कि अगर पुरअमन रहे, और वो बार बार कह रहे हैं पुरअमन रहेंगे, पुरअमन रहने में उनका फायदा है, डी चौक न जाएं, रेड जोन में न जाएं, नुमाइश ग्राउंड में चले गए, या कोई एक दूसरी जगह है, इस्लामाबाद में बहुत जगह है जहाँ 5 लाख आदमी समा सकते हैं।
बहुत शुक्रिया आपका हारून रशीद साहब। मुझे लगता है हारून साहब भी वॉक कर रहे हैं, शायद थोड़ा सा उनका भी सांस फुला हुआ है, लेकिन बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे। एक ले लेते हैं हम छोटा सा, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर फर्दर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जहाँ एक जानिब लॉन्ग मार्च जारी है तो वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं बशमूल इमरान खान साहब एक कानूनी जंग भी लड़नी पड़ रही है और मुख्तलिफ केसेस का सिलसिला जारी और सारी है। और अब कल जो है एक अहम केस की हेयरिंग है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, जो कि आपको याद होगा तोशा खाना केस का जो फैसला आया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिस पर अपील की गई थी। तो एक तो उसकी भी हेयरिंग है। फिर ये भी खबर आ रही है कि जो ममनुआ फंडिंग केस था, जिसको अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी तब्दील किया जा रहा है, तो उसके हवाले से भी इमरान खान साहब को तलबी के नोटिस जारी हो चुके हैं। इसी तरह दीगर रहनुमाओं के भी, कुछ रहनुमाओं की गिरफ्तारी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। तो एक कानूनी लंबी जंग है जो ऐसे लग रहा है कि फ़िलहाल लड़नी पड़ेगी। लेकिन मैं पहले जाते हुए चौधरी साहब की जानिब, चौधरी साहब जो पहले तोशा खाना है ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। आपको क्या लग रहा है कि कल इस सिलसिले में कोई हतमी ऑर्डर आ सकता है या फिर अभी ये केस लंबा चलेगा? देखिए, कल जो ये इसकी प्रोसीडिंग्स हैं उसमें दो बड़ी सिग्निफिकेंट बातें हैं। एक तो ये अतर मनल्ला साहब की सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो अप्रूवल है, उसके बाद ये फोर्थ कमिंग चीफ जस्टिस मोस्ट प्रोबेबली जो हो जाएंगे आमिर फारूक साहब, ये उन्होंने सुनना है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये एक उस लिहाज से बड़ा केस है, और एक कि इसमें अब नए चीफ जस्टिस साहब इसमें क्या अप्रोच लेते हैं। दूसरी बात यह है कि ये कल हतमी फैसला नहीं होगा, क्योंकि जुडिशल प्रोसीडिंग्स में ये पहले इस फैसले के ऊपर, अब ये जज साहब के ऊपर मुनहसर है कि क्या वो इसको सिंगल बेंच पे सुनेंगे या इसको लार्जर बेंच पे जो है भेजेंगे। इस फैसले का प्रैक्टिकली सस्पेंड होना ना होना मेरे लिए तो इसलिए वो इसका कोई इतनी अहमियत नहीं रहेगी, क्योंकि आज करम में इमरान खान साहब ने फिर वो इलेक्शन ज़िमनी जो है वो जीत लिया है, और बड़े मार्जिन से जीता है। तो इससे ये साबित होता है, क्योंकि वो इलेक्शन जो है में हिस्सा लड़ने वो इलेक्शन कमीशन के ज़ाहिर है ज़ेर निगरानी होता है, यानी वो डिस्क्वालिफिकेशन जो है प्रैक्टिकली तो उनकी जो जज साहब ने रिमार्क्स दिए थे इस केस को सुनते वक्त, तो ये फैसला जो है ये किसी तौर पे भी, जो कानूनी तौर पे मैं स्ट्रिक्टली बात कर रहा हूँ कि ये किसी तौर पे भी ये ठहर नहीं सकता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा झोल है। मैंने आपको पहले कहा था कि ये मामला जो है किसी भी जज के पास जाए और वो अगर वहाँ पे सस्टेन या इसको ना कर दें तो मेरे लिए बहुत ही हैरान कुन बात होगी। उसकी वजह यह है और इसी कि इसमें केस में क्या जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात है उसका भी हुक्म अदालत ही देगी चौधरी साहब? नहीं, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का जो मामला है वो देखिए वो एक और तरीका है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इस मामले में ये होती है, क्रिमिनल कंप्लेंट इस्तगासा जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो जो करप्ट प्रैक्टिसेस या वो जो बात है वो एक सेशन कोर्ट में ट्रायल चलता है। अगर तो ये फैसला कल जो है सस्पेंड हो जाता है, फिर तो फौजदारी कार्रवाई का कोई जवाब नहीं बनता। लेकिन अगर वो फैसला जो है वो उसमें फौजदारी कार्रवाई, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने अपनी फाइंडिंग पहले दे के कहा कि फौजदारी कार्रवाई कर दी जाए। हालांकि कानून के मुताबिक अगर कोई फाइंडिंग आनी भी है तो वो सेशन जज ने देनी है ये फौजदारी कार्रवाई करने के बाद, तो इससे पहले तो दी भी नहीं जा सकती। लिहाजा ये जो फौजदारी कार्रवाई है, जो सारा मामला इसमें किया गया है, ये जो एफआईए ने तलब किया है, एफआईए ने जो तलब किया है खान साहब को, और ये कह रहे हैं कि जो ममनुआ फंडिंग है उसको मनी लॉन्ड्रिंग में चेंज करना है, ये कैसे होगा? ये जी अपना पता नहीं कैसे होगा, कानूनी तौर पर तो मुमकिन नहीं है, लेकिन यहाँ पे पुलिस के पास, एफआईए के पास तो हाथी भी जाए तो वो बाहर आके कहता है कि मैं चिड़ी हूँ अपना, वो यहाँ पे वो कोई बात मैटर नहीं करती। असल में ये एक इंतहाई अफसोसनाक एक रविश है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के फंड्स के ऊपर जिस तरह से ये लगी हुई हैं, अगर कल ये नवाज लीग और पीपल्स पार्टी को भी ये फेस करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ये एलएलसीज जो हैं वो बाहर सब पार्टियों की बनी हैं,
सबकी फंडिंग है, सब ने, बल्कि जो पीपल्स पार्टी के फंड है उन पे तो पहले 5 साल का ये जो ऑडिट अभी होगा तो उसके ऊपर तो साइन भी किसी के नहीं है। और ये मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर ये एक कन्वर्ट करना, वो FIR जो हैं 3 जगह पे दी गई हैं, इस्लामाबाद में दी गई है, लाहौर में दी गई है और कराची में दी गई है। और इसमें ओपन एंडेड रखा गया, यानी वहाँ पे जो नॉमिनेशन है उसको कोई PTI का लीडर जो 2-4 बंदों के नाम डाल के बाकी कहा PTI लीडरशिप, उसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल रहीम यार खान या DI खान या मंडी बहाउद्दीन या जेलम का एक काउंसलर भी है तो उसको भी ये उठाया जा सकता है। तो इसमें उमर अयूब साहब ने एक पिटीशन फाइल की जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलाउ करते हुए ये डायरेक्शन दी कि आप हमें अरेस्ट करने से पहले आप तो हमें मुतला करेंगे। तो ये जो हरासगी या फैलाई गई है इसका कोई अपना इम्पैक्ट लीगल नहीं होगा और अदालतें इसको फारिग कर देंगी। खान साहब पेश होंगे, कितना जरूरी है ये, और अगर वो पेश ना हुए तो गिरफ्तारी हो सकती है? अच्छा, शायद आवाज नहीं है बुने जारी, शायद डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन मीनवाइल चले नहीं, उसमें तो जी उसके काफी सारी रेमेडीज अवेलेबल हैं। खान साहब तो जाहिर है क्योंकि लॉन्ग मार्च में है तो लॉन्ग मार्च में वो अभी तो नहीं जा सकेंगे। ये तो सारी शरारत जो है ये तो टिपिकल एक पुलिस का तरीक़ेकार होता है कि वो इस दिन भेजे जिस दिन, अब खान साहब लॉन्ग मार्च छोड़ के पेशियां थोड़ी भुगतेंगे, लॉन्ग मार्च के बाद उनको बुलाना चाहिए अगर उनको ज़रूरत भी है, और इसमें प्रोटेक्टिव बेल भी हो सकती है, कबल अज़ गिरफ्तारी भी हो सकती है, इसके बहुत सारी रेमेडीज मौजूद हैं और आई थिंक वो खान साहब ले भी लेंगे। ठीक है जी। इमरान साहब, आप ये तो नहीं सोच रहे थे मैं आपको भूल गई हूँ लेकिन आपको क्या लग रहा है कि मैंने तो कोई शरारत नहीं की, लेकिन क्या कोई FIA शरारत कर रहा है खान साहब को जानबूझ के तंग करने के लिए नोटिस हैं? देखिए बात ये है कि इमरान खान, मैं नहीं समझता कि FIA सिर्फ शरारत कर रहा है। अच्छा। लेकिन ये ज़रूर समझता हूँ कि इमरान खान साहब बिल्कुल पेश नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि उनका रिकॉर्ड है कि आज तक वो तहकीकात के लिए कभी पेश नहीं हुए। चलें इस दफ़ा तो लॉन्ग मार्च है ना, कुछ भी हो, यहाँ सियासी जो जमातों के सरबराह और बड़े सियासी लीडर हैं वो कभी भी तहकीकात में पेश होना अपने लिए जो है ना वो समझने तस्दीक समझते हैं। नहीं, मैं तहकीकात की बात कर रहा हूँ, मैं तहकीकात की बात कर रहा हूँ। देखें PTI की हुकूमत में तो ये होता था कि नून लीग के लोगों को बगैर तहकीकात के FIA उठा लेती थी, बाद में तहकीकात शुरू होती थी। अब तो चले ये है कि वो उन्होंने उठाया नहीं, उन्होंने कहा पहले तहकीकात कर लेते। मैं इसके अभी आप इस केस की बात कर ले ना, नहीं मैं गुजारिश ये तो हमारे यहाँ एक रिवायत है, नैब भी यही करता था, वो पहले उठाते थे बाद में वो केस बनाते थे, बताते थे सोच के कि अच्छा इस केस में उठाया। मामला ये इमरान खान साहब जो हैं मैं कहता हूँ वो नीट एंड क्लीन है, उन्होंने ये कुछ नहीं किया। लेकिन अगर कुछ नहीं किया तो फिर भी आप वहाँ जाएं और उनको बता देंगे हमने कुछ नहीं किया। उन पे इल्ज़ाम तो ये है ना कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड कराची आई है, चुंदरीगढ़ रोड पे जो अकाउंट है उसमें उन्होंने तरीके इंसाफ के इस्लामाबाद UBL एवेन्यू जिना एवेन्यू ब्रांच वाले अकाउंट में 5,62,00,000 रुपए की रकम ट्रांसफ़र हुई। अब वो ये कहते हैं कि इसके बेनिफिशरी इमरान खान है, ऐसे ही है ना, FIA ने इसीलिए उन्हें तलब किया है। उनके जो कैश बॉय तारिक शफ़ी, उन पे इमरान खान के कैश बॉय, एक मुकदमा उन पे बनाया गया, और इबराज ग्रुप के आरिफ नकवी जो हैं उनका भी नाम है। मामला ये है कि आप एक दफ़ा पेश होकर अपना क्लियरेंस कराएं और कर लें। यहाँ पे लंबी चीज़ें और सियासत की नज़रें हो जाती हैं। अगर मौजूदा हुकूमत ने FIA को इस्तेमाल किया और इमरान खान साहब को जानबूझ के इसीलिए बुलाया गया इन दिनों में कि वो लॉन्ग मार्च के दिनों में उन्हें तंग किया जाए, डिस्टर्ब किया जाए, हालांकि इमरान खान ऐसी चीज़ों से डिस्टर्ब होने वाले नहीं हैं, वो इन चीज़ों को खातर में ही नहीं लाते। तो फिर भी मैं कहता हूँ उनको भी, इन्हें इमरान खान साहब को चाहिए कि उनको भी जाके तो इस पे नंगा करें, उनको बताएं कि जी देखने आपने ये किया ये चीज़ें। दूसरी तोशाखाना वाले केस में मैं चौधरी साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, कुछ भी नहीं होगा। अगर खुदा एक मिसाल है, आप ये समझ लें कि कल वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं भी करते इस फैसले को मुअत्तल, तो उनके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। ये केसेस ऐसे हैं जब इस तरह के केसेस जब हालात ठीक हो जाएंगे तो खुद ही फैसले आ जाएंगे ये हालात के साथ चलते हैं। हाँ जी
एक छोटा सा कमेंट अगर आप कर दें, खुरम एजेंसी का उन्होंने जिक्र किया तो वो उस पे ये इलेक्शन जीतना जिसमें इमरान खान साहब ने ना कोई कैंपेन की है ना कुछ, और ये भी बाय द वे उन हलकों में शामिल था जो पीडीएम का ख्याल था कि वहाँ पर वो सब मिला के कोई कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो वो जीत सकते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर इमरान खान साहब अच्छी खासी लीड। समीना, इस वक्त जो माहौल है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस वक्त माहौल ये है कि बल्ला चल रहा है। अब अगर इस माहौल में इमरान खान साहब कहीं से भी इलेक्शन लड़ेंगे तो बल्ला चलेगा। असल चीज जब मौजूदा हुकूमत क्यों चाहती है, पीडीएम क्यों चाहती है कि अभी फौरी इलेक्शन ना हो, इसीलिए कि अगर टाइम मिल जाएगा, इमरान की मकबूलियत कुछ कम हो जाएगी, ये कुछ अपनी परफॉर्मेंस कर लेंगे, और फिर उसके बाद जब इमरान खान खुद 272 हल्कों में इलेक्शन नहीं लड़ रहे होंगे तो आपको कोई तो हैरत नहीं इस बात पे, मुझे नहीं है इलेक्शन जीत जाना। एक छोटा सा ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आप वैसे तो इमरान साहब अच्छा चलिए कर लीजिए जी चोई साहब जी तो हम कर लेंगे या अल्लाह कुछ अल्लाह इमरान दा कर दो। मैंने कहा पीडीएम के पास अब यही रह गया है कि चोलियां चुक के दुआएं कर लेंगे या अल्लाह कुछ कर लो। दूसरी बात ये, एक बात मैं जस्ट ऐड करना चाहता हूँ आपकी भी, ये जो फंड्स जिसका इल्जाम लगाया गया है ना सर, ये पॉलिटिकल पार्टी की डोनेशन है ऐसे ही और कानून में और आइन में या ये दो प्राइवेट पर्सन्स की जो है ना जी, मसलन जैसे अगर मेरा और आपका या आपका किसी जैद बकर का आपस में को लेना देना हो, या तो जैद बकर के खिलाफ या बकर जैद के खिलाफ शिकायत करे ना कि मेरे पैसे वो खा गए हैं, फिर तो बात में समझ में आती है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि ना पीटीआई ने शिकायत की है ना पैसे देने वाले ने शिकायत की है। तो हुकूमत जो है ये एफआईए के जो दो प्राइवेट पर्सन्स की, और ये जो सवाल है ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने हमने एक केस में रखा हुआ है। अच्छा, ये उस केस में जो है जब आएगा तो ये सामने सवाल आएगा। चोई साहब, मेरे नजदीक इससे भी एक अहम केस है जिसमें इमरान खान साहब उसमें भी कभी पेश नहीं हुए, और वो केस है मलिक रियाज वाला। आपको याद है कि वो मलिक रियाज का जो 190 बिलियन पाउंड का केस था, उसमें वो तो रियासत पाकिस्तान के पैसे थे, लेकिन इन्होंने जो किया, लेकिन उसमें इमरान खान साहब ने एक खूबसूरती जो है उसमें कर ली, जिसकी वजह से मेरी सिर्फ एक बात सुनिए, मैं आप लोगों की दोनों की दिलचस्प बातें नहीं सुनूंगी, मैं ब्रेक लूंगी। चौधरी साहब ब्रेक के बाद आके फिर दिलचस्प बातें करेंगे जरा खुले टाइम में। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, और थोड़ी सी बात करेंगे अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा चौधरी साहब का कमेंट ले लूँ। चौधरी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे। जी चौधरी साहब, आप कुछ बात करना चाह रहे थे मलिक रियाज साहब वाले केस के हवाले से। हाँ, उसमें जी ये जो नैब में अमेंडमेंट्स आई हैं, ये जो अभी जिसको गवर्नमेंट डिफेंड भी कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्लॉज सेक्शन 4 है जो नैब अमेंडमेंट में आया है कि जो कैबिनेट के डिसीजन है उस पर नैब जो है तहकीकात नहीं कर सकता। और ये जो अमेंडमेंट है जो नए लॉ में लाई गई, ये उसमें प्रोटेक्टेड है। अब नैब या तो एक साइड के एक हाथ में तो ये नहीं कर सकता ना कि एक कानून और मौजूद हो उस तरह का उस जिसके इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता हो। और ये जो इमरान खान साहब के खिलाफ, या ये सिर्फ खान साहब के खिलाफ नहीं है, ये 18-20 जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उस वक़्त के, ये कैबिनेट डिसीजन के खिलाफ है। तो वो उसमें लेटर्स भी उन्होंने भेजे हैं मिनिस्टर्स ने, और ये जो फेडरल कैबिनेट है ये आइन और कानून के तहत भी ये सिर्फ पार्लियामेंट का जवाबदेह होती है मामलात में। पार्लियामेंट से अगर कोई मामला तो इसमें भी काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। ये नैब का ये जो काम है ये एक और केस पे बात कर लें, तो मुझे लग रहा है प्रोग्राम काफी। अच्छा इमरान साहब, ये जो अरशद शरीफ शहीद साहब का जो कत्ल है, उसमें जो अब बात हो रही थी तहकीकाती टीम की, वो कीनिया भी चली गई। वहाँ पर जो 2 लोगों को जिनके पास वो ठहरे भी रहे, उनके हवाले से भी बयान रिकॉर्ड हुए हैं, उनमें भी कुछ क्लैरिटी से सामने नहीं आया। वो अभी पता नहीं उन्होंने रखा हुआ है महफूज बयान, खुद नहीं बताया जा रहा, लेकिन आपको लग रहा है कि ये बात किसी तरफ लगेगी और वाकई वहाँ पे जो टीम गई है वो कुछ निकाल के ले आएगी? सुनिए, बात ये मेरी ख्वाहिश दिली तो ये बड़ी है कि इस जो तहकीकाती कमेटी गई है वो वहाँ से कुछ निकाल लाए, वहाँ से वाकई कोई ऐसी तहकीकात करें ठोस बुनियादों पर जिससे कोई रिजल्ट निकले। लेकिन पाकिस्तान में जब कोई कमेटी बनती है ना, तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेटी डल जाती है,
उसका रिजल्ट जो है ना कभी उस तरह से निकलता नहीं है। देखें, वक़ार और खुरम जिन दोनों भाइयों का आपने जिक्र किया, उन दोनों से तहकीकात उन्होंने आज की हैं, उनसे उन्होंने पूछा है, लेकिन इस बात का फैसला अब कौन करेगा कि क्या वक़ार और खुरम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, और फिर इन्होंने किस बिना पे किया, ये अपनी मर्जी का उनसे बयान लेना चाहते हैं या वाकई जो उन्होंने बयान सच दिया है ये उसी पे बात करेंगे। तो ये बड़ी चीज़ें जो है ना डिस्कस करने वाली हैं और बड़ी डिबेटेबल चीज़ें हैं। असल बात यह है कि उन बच्चों का बाप जो है वो शहीद हो गया, उस माँ का बेटा जिसका पहले भी एक बेटा शोहर शहीद हो चुके थे, एक और बेटा शहीद हो गया। जो उनका नुकसान है, जो इस मुल्क का नुकसान है, जो हमारे शोबा सहाफ़त का नुकसान है, वो तो पूरा नहीं हो सकता। अरशद शरीफ शहीद जो है, लेकिन इसके रिजल्ट तो आना ज़रूरी है ना, ताकि आगे इस किस्म के वाक़यात ना हो, उसको तो महफूज करना ज़रूरी है। लेकिन चौधरी साहब, आप इस पर क्या कहेंगे कि ये दो जो गवाहान है बुनियादी तौर पर ये दोस्त हैं, इनका क्या किरदार रहा, इससे केस का कुछ ना कुछ तो क्लू मिल सकता है, क्योंकि वाकया वहीं पे पेश आया है, उनके आसपास ही हुआ है, उनके पास वो ठहरे हुए थे। देखिए, बात यह है कि ये जो कमेटी वहां पे गई है, इसमें कौन एतबार करेगा? वो ये कहा जाता है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड सीम टू बी डन। ये शहबाज शरीफ साहब ने ये ऐलान किया था जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन का, तो फिर इसके बाद ये जो है कमेटी बना दी गई। तो जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन आज कोई 5-6 दिन हो गए इसको, इस ऐलान को आए हुए, तो यहाँ पे तो फिर कुछ उसका डेवलपमेंट नहीं हुई है। ना फेडरल गवर्नमेंट ने जो कमीशन के लिए दरख्वास्त दी है हाई कोर्ट में, ना अपना इन्होंने कुछ उस में किया है। यहाँ तक तो जो बातें हैं, सबसे पहली बात तो ये कि यह मामला तो वर्षा से शुरू करना पड़ेगा, जो कानूनी तौर पे भी और आईनी तौर पे भी और अखलाकी तौर पे भी। ये तो वर्षा से शुरू करके जब जुडिशियल इंक्वायरी आएगी तो जुडिशियल इंक्वायरी में ओपन ये अपना इंक्वायरी हो, वहाँ पे ये मीडिया को भी एक्सेस हो, पब्लिक को भी एक्सेस हो, वहाँ से ये ट्रस्ट डेवलप होगा। इस वक्त ये जो भी कहेंगे उसको देखिए, ये जिस लेवल से ये बात आई है वो नहीं चल सकी, लोगों ने इसको पे नहीं एतबार किया। और इनका जो ये टीम भेजी गई है, ये इसके टीम पे भी बहुत ज्यादा एतराजात भी आए हैं, और वहाँ पे ये क्या करेंगे, क्या ये जब तक ये बड़ा ओपनली पब्लिक ना हो तो इसमें किसी ने ट्रस्ट नहीं करना। यहाँ से गए क्यों, ये तो गुत्थी पहले यहाँ से सुलझाए ना। हाँ, यहाँ से गए क्यों? सुमीना, ये देखें, दो चीजें हैं। जुडिशियल कमीशन के सामने ये कमेटी आके रिपोर्ट पेश करेगी अपनी, जो वहाँ से वो फाइंडिंग करके आएंगे। ये तफ्तीशी अफसर है, इन्होंने तफ्तीश करनी है, उसके बाद आके जुडिशियल कमीशन के सामने रिपोर्ट पेश करनी है। इसी तरह से तरीका होता है। मसला ये है कि एक चीज़ जो मुझे इसमें खुशाइंद नज़र आ रही है वो ये है चौधरी साहब कि अरशद शरीफ शहीद के ज़ेर इस्तेमाल जो मोबाइल और उनका iPad था, उसके बारे में वक़ार ने कहा है कि खुरम ने वो कीनिया पुलिस के हवाले कर दिया था। अब अगर वो वाकई वहाँ उन्होंने कर दिया तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर कमेटी वाकई काम करेगी ये कोई तो फिर अंधा कत्ल नहीं है, इसका क्यों निकाला जा सकता है। अल्लाह करे कि तहकीकात अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।